फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये आज का टॉपिक अपना पहला टॉपिक है, शुरुआत करते हैं इसे। तो सबसे पहले बात की टॉपिक में चालक। चालक किसे कहेंगे? तो चालक ऐसी कोई वस्तु होगी जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी वस्तु जिसके पास क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उसे चालक कहेंगे। ठीक है। तो अब यदि पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, मान लिया ये अपने पास कोई चालक है, ये क्या है? अपने पास कोई चालक है और इस चालक है, तो इस चालक को यदि मैं आवेशित करूंगा तो आवेश इसके मध्य भाग में न जाकर सारे आवेश कहां चले जाते हैं? इसके पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कहां जाते हैं? पृष्ठ पर। और मध्य भाग में आवेश जो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मध्य भाग में आवेश कितना हो जाता है? शून्य। क्यों? क्योंकि मध्य भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से यदि इसे धनावेश दें तो धनावेश जो वो निरस्त हो जाएगा, और यदि ऋणावेशित करें तो दोनों ऋणात्मक आवेश जो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस कारण हम कहेंगे यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित करते हैं तो चालक के मध्य भाग में आवेश शून्य हो जाता है और सारा आवेश जो वो कहां पर स्थापित हो जाता है? इसके पृष्ठ पर स्थापित हो जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत सारे टॉपिक्स में ये बात आएगी। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक चालक। मान लिया अपने पास ये कोई चालक है और इस चालक को हमने आवेशित किया है धनावेश से। ये देखिए, इसे मैंने आवेशित कर दिया। आवेशित करते ही संपूर्ण आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है। मध्य भाग में आवेश क्या होगा? शून्य होगा। इसी की चर्चा हम लोगों ने अभी की थी। ठीक है। अब देखिए, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेता हूं मैं सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया मैंने? सिग्मा मान लिया। सिग्मा मान लिया पृष्ठ आवेश घनत्व है इसका। अब दो बिंदुओं की कल्पना करता हूं मैं। एक बिंदु मान लिया मेरे पास P है, दूसरा बिंदु यहां पर अंदर Q है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यह कोई चालक पृष्ठ के निकट स्थित बिंदु है और चालक पृष्ठ के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी EP का मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चालक सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ज्ञात की थी। तो चालक सतह के लिए अपने पास चालक सतह के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और EQ का मान यानी अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी EQ का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अंदर आवेश क्या है? शून्य है। यह मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, इस जो अपने पास ये पृष्ठ है इसे मैं दो भागों में तोड़ लेता हूं। एक मेरे पास ये मान लिया मैंने अल्पांश AB है। अल्पांश AB है, ये भी क्या होगा? धनावेशित होगा सारा अल्पांश। ठीक है। AB है और तो शेष भाग बच गया, इसे मैं लिख देता हूं ACB है। ठीक है। अल्पांश AB का क्षेत्रफल सिग्मा ds मान लेता हूं और इस पर आवेश कितना है? DQ है। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना रहेगा? सिग्मा ही रहेगा। ओके, बात क्लियर? इस अल्पांश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानो, अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो मान ली मैंने E1 है, और इधर भी जो होगी वो क्या होगी? E1, यानी धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आवेश से दूर की ओर होती है, तो ये भी क्या होगी? E1 होगी। और जो शेष भाग बच गया अपना ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूं मैं E2 है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, तो ये हो गई E2। और बिंदु P पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? E2 आएगी। दोनों की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है। तो अब जो अपने पास EP की वैल्यू जो है, EP की वैल्यू देखें तो E1 प्लस E2 होगी। ठीक है। EP किसके बराबर होगा? अब EP बराबर होगा किसके? E1 प्लस E2 की, क्योंकि दोनों की विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है AB के कारण E1 और ACB के कारण E2 जो दोनों की दिशा समान है, तो EP जो है वो दोनों के जोड़ के बराबर होगा। और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए यानी EQ की वैल्यू क्या होगी? E1 है माइनस E2 होगी। E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 और E2 की दिशा क्या है? परस्पर विपरीत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने कहा है EQ की वैल्यू कितनी है? 0 है। यदि मैं यहां पर 0 पुट कर दूं तो E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा? 0 के। या फिर अपने पास क्या आ जाएगा? E1 जो है वो बराबर है किसके? E2 के। E1 बराबर आ गया E2 के। यदि E1 बराबर E2 है तो यहाँ E1 की जगह मैं E2 पुट कर सकता हूं,
तो EP की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, E2 प्लस E2 यानी 2E2 हो जाएगी, 2E2। ठीक है, और EP की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपने पास क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण 1 से तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे पास। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए भी ये जो E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस अल्पांश AB की ओर आ रही है। अल्पांश AB के पास आवेश कितना है, DQ है। तो इस विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र E2 के कारण अल्पांश DQ पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र E2 के कारण अल्पांश AB पर लगने वाला बल, इसके पास आवेश DQ है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं विद्युत क्षेत्र E2 के कारण अल्पांश AB पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो बल कितना हो जाएगा अपने पास, बल हो जाएगा, अब क्षेत्रफल अल्प है, इसका आवेश भी अल्प है, तो DF इज इक्वल टू E2 DQ, E2 DQ। ठीक है, फिर यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। E2 किसके बराबर है अपने पास, E2 बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो DF ही लिख देता हूं मैं सीधा। DF किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ आ जाएगा। अब हमने पृष्ठ आवेश घनत्व कितना माना है, सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर है किसके, DQ बटे DS के, DQ बटे DS के बराबर है, तो यहां से DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए DQ जो है वो बराबर होगा किसके, सिग्मा DS के, सिग्मा DS यहां पर पुट कर देंगे DQ की जगह। तो अपने पास DF जो है वो आ जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS आ जाएगा, और कुल बल निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन, कुल बल। तो कुल बल के लिए इसका समाकलन करेंगे तो F इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए एक बार, तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लेता हूं समाकलन S DS, ये आ गया चालक सतह पर लगने वाला कुल बल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4 हो गई, चालक सतह पर लगने वाला कुल बल आ गया ये। ठीक है, अब हमें यदि विद्युत दाब पूछ ले रहे हैं, इस सतह पर लगने वाला दाब क्या होगा, तो विद्युत दाब की परिभाषा यदि पूछ ली जाए तो यहां देखिए बल बटा क्षेत्रफल, दाब की परिभाषा क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो यहां पर देखिए DF बटे DS समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैं क्या लिख सकता हूं, DF बटे DS बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकता हूं, और DF बटे DS जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर है, किसके बराबर है, P के, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे बोलते हैं विद्युत दाब, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत दाब, विद्युत दाब। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिग्मा जो है अपने पास विद्युत क्षेत्र E की बात करें तो विद्युत क्षेत्र E जो है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहां से सिग्मा किसके बराबर आया, E एप्सिलॉन नॉट के, E एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर यदि सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें E एप्सिलॉन नॉट, तो फिर अपने पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। तो ये विद्युत दाब जो है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास, P इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो ये था अपने पास आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल और विद्युत दाब का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो हमें पता है भी ऊर्जा किसे कहेंगे, ऊर्जा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में यदि ऊर्जा की बात करें तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, और इस ऊर्जा को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऊर्जा का व्यंजक जो है वो हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और फिर एकांक आयतन में ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए मान लिया अपने पास कोई वृत्ताकार कोई चालक है, ठीक है,
इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं स्मॉल r है, त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, और इसे q आवेश से आवेशित किया गया है, इसे q आवेश से आवेशित किया गया है। अब अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था भी जब कोई आवेशित चालक होता है तो इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर अंदर की ओर से बाहर की ओर जैसे इस प्रकार से, ठीक है, दाब लगाया जाता है, यानी अंदर से बाहर की ओर एक क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। ठीक है, तो दाब की बात करें तो इस दाब को बोलते हैं हम लोग विद्युत दाब। तो यहां पर लिख देता हूं मैं विद्युत दाब P किसके बराबर आया था अभी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। तो इस चालक पर, इस चालक गोले पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला विद्युत दाब जो है वो कितना है, P = 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब देखिए दाब यदि अपने पास ये है तो अब इसका बल भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पर अंदर की ओर से बल कितना लग रहा है। ठीक है, तो गोले की सतह पर अंदर से बाहर की ओर लगने वाला बल, तो बल कितना हो जाएगा अपने पास, F बराबर है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है भी P जो है वो किसके बराबर होता है, F/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। तो यहीं से आ जाएगा F = किसके होगा, PA के होगा, F = PA। ठीक है, फिर यहां पर देखिए F बराबर कितना होगा अपने पास, P की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और A क्षेत्रफल तो क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। हो गई बात क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब यदि इस चालक गोले को dr संपीड़ित कर दिया जाए, इस चालक गोले को dr संपीड़ित कर दिया जाए, इसे अंदर की ओर संपीड़ित कर दूं dr, तो dr संपीड़ित करूंगा तो इसकी त्रिज्या में dr की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, dr क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये भी सर इसे संपीड़ित ही क्यों किया, इसे संपीड़ित ही क्यों किया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यदि इसे संपीड़ित नहीं करेंगे तो यह कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध नहीं होगा, यह कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण इसे संपीड़ित ही करना पड़ेगा। इसे यह नहीं है भी इसकी त्रिज्या में dr की वृद्धि कर दें, तो dr की वृद्धि नहीं करनी होगी, इसे dr की क्या करनी होगी, कमी ही करनी होगी, ताकि ये विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर सके। ठीक है ना, तो इस कारण इसे क्या कर दिया, dr मोटाई तक संपीड़ित कर दिया। तो dr मोटाई तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, गोले को dr मोटाई तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो कार्य अब dr यानी अल्प विस्थापन हुआ है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो इसे लिख देता हूं मैं dw = F/dr, और F की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर देंगे। तो dw = F की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4πr² और dr आ गया अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए भी इस गोले को यदि हमने संपीड़ित किया है तो इसके आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आयतन में कितनी कमी आई है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी, तो कमी कितनी होती है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई, यानी आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा मोटाई। तो क्षेत्रफल तो ये रहा 4πr² और मोटाई कितनी है, dr। तो फिर आयतन में कमी यानी dv लिख देता हूं इसे, तो क्या होगा 4πr² dr। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मान ली, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं? भी अपने पास आ जाएगा dw इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4 अपने पास। यहां तक किसी के कोई समस्या नहीं? ठीक है, अब देखिए कुल कार्य यदि हमें ज्ञात करना हो तो इस समीकरण का कर देंगे समाकलन। कुल कार्य निकालना हो तो क्या कर देंगे? समाकलन। कुल कार्य क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बाहर ले लेता हूं, समाकलन dv आ गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास, किया गया कुल कार्य। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो इसे लिख देता हूं मैं U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर समाकलन v dv। ठीक है, ये आ गई अपने पास कुल ऊर्जा, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए कुल ऊर्जा है ये। कुल ऊर्जा हमें क्या निकालनी है? एकांक आयतन में ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पर dv है ये, और dv इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो dw/dv जो होगा वो क्या होगी? एकांक आयतन में ऊर्जा होगी। तो समीकरण 4 से एकांक आयतन में ऊर्जा, तो dw/dv इसे मैं लिख देता हूं u और v। कितना बचा है? केवल 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एकांक आयतन में ऊर्जा यानी uv जो है वो किसके बराबर होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ गई अपने पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का व्यंजक इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है अपने पास आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो सबसे पहले बात करते हैं भी यदि बुलबुला जो है वो आवेशित ना हो तो फिर हम लोग उसके पृष्ठ पर लगने वाला दाब आधिक्य जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये आप लोगों ने कक्षा 11 में भी पढ़ा था। कक्षा 11 का 11वां चैप्टर था, उसमें था अपने पास साबुन के बुलबुले का संतुलन। ठीक है, तो यहां पर अपने पास है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो ये अंतर है इसमें। ठीक है, तो बुलबुले के संतुलन की बात करें हम लोग तो साबुन के बुलबुले की बात करते हैं। साबुन के बुलबुले पे आप लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है भी साबुन के बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं, एक अंतः पृष्ठ और दूसरा बाह्य पृष्ठ। अंतः पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, मान लिया अपने पास कोई स्मॉल r त्रिज्या का कोई साबुन का बुलबुला है, तो इस बुलबुले पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो अंतः पृष्ठ पर बल और दूसरा बाह्य पृष्ठ पर बल। अंतः पृष्ठ पर बल और बाह्य पृष्ठ पर बल। एक पृष्ठ पर तो तनाव के कारण बल आता है और दूसरे पृष्ठ पर दाब आधिक्य के कारण बल आता है। ठीक है, तो तनाव क्या होता है? तो देखिए यहां पर एक तो अपने पास अभी हमने देखा भी F जो है यानी बल की बात करें तो एक तो दाब की परिभाषा से आ जाएगा F इज इक्वल टू PA। ठीक है, और दूसरा तनाव क्या होता है अपने पास? T बराबर F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तनाव बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा F इज इक्वल टू TL। तो ये दोनों बल जो है संतुलन की अवस्था में क्या होंगे? समान होंगे। तो इसी की परिभाषा से मैं लिखता हूं। तो पहले दाब वाला बल लिखता हूं, तो इसे मैं दाब आधिक्य लिखूंगा P एक्सिस इंटू ए यानी क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू परिधि 2 पाई r और इंटू 2 क्यों है? 2 पृष्ठ की परिधि यानी अंतः पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ दोनों की परिधि होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल जो होगा वो केवल अंतः पृष्ठ का ही होगा, बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होगा, तो अंतः पृष्ठ का लेना होगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। यहां से इसे मैं यदि सॉल्व करूं तो अपने पास आ जाएगा, सॉरी पाई काट देता हूं, तो आ जाएगा P एक्सिस इज इक्वल टू 4T अपॉन R आ गया। P एक्सिस इज इक्वल टू 4T अपॉन R, इसे बोलते हैं दाब आधिक्य।
इसे क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य बोलते हैं। होगी बात क्लियर? अब देखिए, यदि बात करें भी, अब बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो बुलबुले को आवेशित करने पर अंदर की ओर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर एक विद्युत दाब जो है वो कार्य करने लगता है। अंदर से बाहर की ओर विद्युत दाब कार्य करने लगता है। बुलबुले को आवेशित करने पर, बुलबुले को आवेशित करने पर, आवेशित करने पर अपने पास क्या होगा? कुल दाब, आवेशित करने पर कुल दाब, कुल दाब क्या होगा? पी एक्सेस प्लस पीई, पीई यानी विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इज इक्वल टू 40/R होगा। ठीक है, और पीई की वैल्यू जो है, पीई की वैल्यू क्या होगी अपने पास? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पीई जो है यानी विद्युत दाब किसके बराबर है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ये अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? पी एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40/R, 40/R। अब यदि बुलबुला फूट जाता है, बुलबुला क्या हो? फूट जाए, तो बुलबुले के फूटने पर पी एक्सेस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। पी एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो अपने पास बचा क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40/R बचा है। यही बुलबुले की, आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन की अवस्था है। ठीक है, यहां से हम लोग बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, बुलबुले के पृष्ठ पर तनाव ज्ञात कर सकते हैं और बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले की त्रिज्या। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, बुलबुले की पृष्ठ पर तनाव, बुलबुले की पृष्ठ पर तनाव, तो तनाव क्या? T की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? T इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर R अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व है, बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास यहां से देखिए, यहीं से लिख देता हूं, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R, और सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R आ जाएगी। ठीक है, और बुलबुले की पृष्ठ पर आवेश की बात करें, बुलबुले की पृष्ठ पर आवेश, तो आवेश क्या होगा? आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो क्षेत्रफल इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अपने पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा यानी इसे मैं लिख देता हूं 4πR स्क्वायर इंटू रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 4π रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T, ये R स्क्वायर अंदर लेके गया तो R की पावर 4 अपॉन R क्यूब आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4π रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T R क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया बुलबुले की पृष्ठ पर कुल आवेश। ठीक है, तो ये था अपने पास